नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। अभी पिछली 8 तारीख को इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हो गया और आज है 11 तारीख। आज के दिन हमारी भारत सरकार ने उसके देहांत पर राष्ट्रीय शोक रखा है। और राष्ट्रीय शोक कैसा? जिसके अंदर भारत के अंदर जहां पर भी तिरंगे लगे हुए हैं उन तिरंगों को नीचे आधा झुका दिया जाएगा। यहां पर सबसे पहली बात तो यह खड़ी होती है कि इंग्लैंड की रानी के देहांत पर भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक मनाने का क्या औचित्य है और हमारे तिरंगों को भी आधा झुकाया जाएगा। अब ना तो इंग्लैंड की रानी इंग्लैंड में किसी ऐसे पद पर थी जहां पर वो लोगों द्वारा चुनी गई हो और लोगों की सेवा कर रही हो, और उस सेवा करते करते उसका देहांत हो गया हो तो उसके सम्मान में हम यहां पर राष्ट्रीय शोक रख लेते। ना ही वो कोई ऐसी हस्ती थी जिसने समाज के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया हो तो उसके लिए हमारे यहाँ भारत में शोक रखा जाता। सिर्फ भारत के अंदर गांधी जी थे। महात्मा गांधी का जब देहांत हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात गई थी और पूरी दुनिया के अंदर शायद कुछ देशों ने शोक भी रखा हो अपने यहाँ पर। ना तो इंग्लैंड की रानी ने महात्मा गांधी जैसा कोई बड़ा काम किया था, ना ही वो शिंजो आबे की तरह किसी ऐसे पद पर थी ना जो कि लोगों द्वारा चुना गया हो। तो फिर एक ऐसी औरत का यहाँ पर शोक मनाने का क्या मतलब, क्या औचित्य? और सिर्फ शोक ही नहीं, हमारा तिरंगा आधा झुकाया जाएगा। अगर हम उस इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ ध्यान से देखें तो वो एक ऐसी गद्दी पर बैठी हुई थी जिस गद्दी की वजह से पूरी दुनिया एक समय पर गुलाम थी। पूरी दुनिया को गुलाम बनाया गया था उसी गद्दी पे बैठे हुए कुछ लोगों ने। वो इस रानी के जो पिताजी थे, उसके दादा थे, वही लोग जब वहां पर राजा थे तो भारत के अंदर उन्हीं का शासन चल रहा था। और उन्हीं के शासन के अंदर हमारे भारत के अंदर गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी। हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी मर गए उनसे लड़ते लड़ते। हमारे यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी थे, अगर हम उन क्रांतिकारियों की एक मोटा मोटी संख्या लगाएं तो लगभग 7 लाख से ऊपर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया इन अंग्रेजों से लड़ते हुए। उनकी जो लड़ाई थी, उनकी लड़ाई सीधी सीधी उस राजगद्दी से थी, क्योंकि वो राजगद्दी ही भारत के ऊपर शासन कर रही थी, कोई कंपनी नहीं थी। 1857 में जब भारत के अंदर क्रांति हुई तो भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। और 1857 से लेकर 1947 तक वो पूरा शासन राजा के माध्यम से ही चल रहा था जो उस गद्दी में बैठा हुआ था। तो हमारे क्रांतिकारियों की सीधी सीधी लड़ाई उस गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति से थी। और आज उसी गद्दी पे अगर कोई व्यक्ति अपनी अकस्मात मौत से ही मर गया है, अपनी तबीयत खराब होने की वजह से मर गया है, तो उसके सम्मान में भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा? यह सबसे पहला सवाल यहां पर खड़ा होता है। और ऐसे जो लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर लूट मार के अलावा और कोई काम नहीं किया, जो किंग जॉर्ज 6 थे, इस रानी के पिताजी, वो जब यहां पर राजा थे तो उनका शासन भारत के अंदर चल रहा था और उसने वो सारी नीतियां अपनाई जिससे हमारे क्रांतिकारियों को दबाया जाए, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद किनसे लड़ते हुए मरे थे? इन्हीं अंग्रेजों से। और वो अंग्रेज किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? उस रानी का, उस राजा का, इस रानी के पिताजी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये रानी जब 1953 में रानी बनी उसके बाद भी इसने दुनिया के अंदर वही व्यवस्थाएं चलाई, इसने उस व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं करी। अब यहां पर बात ये खड़ी होती है कि अगर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया था तो हमारे देश की सरकार उनके सम्मान में देश के अंदर राष्ट्रीय शोक क्यों रख रही है? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। कोई भी सरकार काम ऐसी ही तो नहीं कर देती कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाए किसी के सम्मान में। इसका मतलब वो व्यक्ति कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जिसके लिए देश पर, पूरे देश के अंदर एक दिन का शोक रखा जा रहा है। तो वो रानी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? इसके लिए हमने आज से 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा था। उस वीडियो के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। उस वीडियो के अंदर हमने सरकार से कुछ सवाल किए थे। दरअसल हमने एक आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई के अंदर हमने सवाल किए थे कि 14 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था और 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था, 25 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था और 27 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था, और क्या ब्रिटिश और उनके आने वाली पीढ़ियों का भारत पर किसी भी तरह का कोई अधिकार है? इस आरटीआई का जवाब सरकार ने हमें नहीं दिया। इस आरटीआई के लिए हमने फिर एक फर्स्ट एपीलेट लगाई। पहली आरटीआई का जवाब हमारे पास नहीं आया तो फिर हमने फर्स्ट एपीलेट लगाई, उसका भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने एक सेकंड एपीलेट लगाई, उसका भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
और अभी हाल ही में 2021 के अंदर भी एक और आरटीआई लगाई गई, बिल्कुल यही सवाल पूछते हुए। सरकार ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मतलब कि आप ये समझिए कि सरकार आरटीआई का जवाब नहीं दे रही है। इस आरटीआई का जवाब कि भारत का असली शासक कौन है, उस आरटीआई का जवाब ना मिलने पर हमारा शक थोड़ा सा और गहरा हुआ। तो हमने और सबूत खंगालने शुरू किए कि क्या इंग्लैंड की रानी का भारत के ऊपर कोई अभी भी हस्तक्षेप तो नहीं है। तो उन सबूतों में ढूंढते ढूंढते हमें कुछ बातें पता चली। बातें हमें ये पता चली कि आज अभी तक जब तक ये इंग्लैंड की रानी जीवित थी, ये 3 बार भारत के अंदर आई और तीनों बार इसने बिना वीजा के ही भारत के अंदर एंट्री करी। मतलब कि एक रानी हमारे देश के अंदर आ रही है और उसको वीजा नहीं लेना पड़ा, जबकि दुनिया का कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो जापान का राष्ट्रपति हो, चाहे वो किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, वो अगर भारत में आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। या भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश में जाते हैं या इंग्लैंड में ही जाते हैं तो उनको वीजा लेना पड़ता है। इस बात के लिए भी हमने एक आरटीआई लगाई कि क्या इंग्लैंड की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता, और जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इंग्लैंड जाते हैं तो क्या उनको लेना पड़ता है। तो इस आरटीआई का जवाब हमारे पास आया। उसमें यह आया कि इंग्लैंड की रानी को भारत आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। उस वीडियो के माध्यम से जब ये आरटीआई वाली बात सामने आई तो कुछ लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि भाई इंग्लैंड की रानी के पास अपना पासपोर्ट ही नहीं है तो उसको वीजा की क्या जरूरत। और ये सवाल सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं किया, एक बड़े मीडिया चैनल लल्लन टॉप जैसे बड़े चैनल ने भी यही तर्क सामने रखा कि अगर इंग्लैंड की रानी के पास अपना पासपोर्ट ही नहीं है तो उसको वीजा की क्या आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अतार्किक बात है। अगर किसी छोटे बच्चे को अगर हम उदाहरण लें कि उस छोटे बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी देश में जाने के लिए। सबसे पहली बात तो यहीं पे कट जाती है। और दूसरी बात, पासपोर्ट और वीजा में अंतर होता है। पासपोर्ट आपकी पहचान है, पासपोर्ट आपका नाम है कि भाई ये मेरा नाम है और मैं ये व्यक्ति हूं, मेरा नाम शिवांक यादव है, ये मेरे पासपोर्ट पे लिखा होगा। अब वीजा क्या है? वीजा है एक परमिशन कि शिवांक यादव क्या ब्रिटेन जा सकता है, शिवांक यादव क्या अमेरिका जा सकता है, क्या पाकिस्तान जा सकता है, किसी भी देश जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये उस वीजा की परमिशन होती है। वीजा एक परमिशन होती है। तो अगर इंग्लैंड की रानी के पास अपना पासपोर्ट नहीं है, और लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड की रानी के पास अपना पासपोर्ट नहीं है और वहाँ इंग्लैंड के जो पासपोर्ट हैं वो इंग्लैंड की रानी के नाम पे ही इशू होते हैं, तो मान लेते हैं अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो परमिशन तो ले सकती है भारत में आने के लिए, एक कागज पर लिखकर तो परमिशन दे सकती है कि मैं भारत में इतने दिन से इतने दिन तक के लिए आना चाहती हूँ, क्या आ सकती हूँ। तो यहाँ से परमिशन दी जाए कि हाँ भैया आप आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो वीजा एक परमिशन है, तो वो परमिशन लेके नहीं आई है भारत। 3 बार जब भी आई है वो बता के आई है कि मैं भारत में आ रही हूं और इंतजाम करिए मेरा आने का। तो यहाँ के जितने नेता मंत्री जो होते हैं उसके इंतजाम में लग जाते थे आने में। अब जो राजा बना है वो भी ऐसे ही आएगा, उस रानी का जो बेटा अब राजा बन गया है चार्ल्स, वो भी यहाँ पर ऐसे ही आएगा। अभी जब भी उसका दौरा लगे तो ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं पे बता सकता हूँ आपको, जब भी वो आएगा बिना वीजा के यहाँ पर आएगा। ये तो बात हुई वीजा की। 1947 में अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने के बाद सी राजगोपालाचारी ने भारत के पहले गवर्नर जनरल के नाम पर शपथ ली। उन्होंने जो शपथ ली, उन्होंने वो शपथ उस समय के किंग जॉर्ज 6 यानी कि इस रानी के पिताजी के नाम की शपथ ली थी। वो शपथ भी हमने उस वीडियो के अंदर दिखाई थी। वो शपथ जब उन्होंने उस राजा के नाम की वो शपथ ले रहे हैं अंग्रेजों के जाने के बाद, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत आजाद हो गया था 1947 में। अब इस बात के ऊपर भी लल्लन टॉप जैसे चैनल ने यह तर्क दिया कि 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद यहां पर एक अंतरिम सरकार चल रही थी, इसीलिए उन्होंने किंग जॉर्ज 6 के नाम की शपथ ली। लेकिन उस अंतरिम सरकार के बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र हो गए तब फिर हम पूरी तरीके से आजाद हो गए थे। तो यह बात भी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अतार्किक है। अगर हम 1947 की जगह 1950 में असली में आजाद हुए थे तो 15 अगस्त मनाने का क्या मतलब है? फिर 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? सीधा 26 जनवरी 1985 26 जनवरी मनाए हम, तो 15 अगस्त मनाने का कोई मतलब नहीं है फिर इसका। तो अब इस बात के लिए भी हमारे पास एक सबूत है। जब 26 जनवरी 1950 को लोग बोलते हैं कि हम गणतंत्र हो गए थे, उसके बाद 1953 में राम नारायण नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सरकार से लिखित में एक सवाल पूछा था कि आज की स्थिति में, आज की तारीख में भारत के लोगों की क्या स्थिति है, भारत के लोग किसके नागरिक माने जाएंगे। तो सरकार ने अपने राजपत्र पे, जो सरकार का सरकारी गैजेट होता है, राजपत्र होता है, उसके अंदर ये लिख के दिया कि भारत के लोगों की स्थिति आज भी ब्रिटिश सब्जेक्ट है, भारत के लोग आज भी ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं।
यानी कि ब्रिटेन के नागरिक माने जाते हैं आज भी भारत के लोग। ये बात कब बताई जा रही है सरकार के द्वारा? 1953 में, 1950 के बाद। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि हम तब तक भी आजाद नहीं हुए थे, 1953 तक भी। तो इन सब सबूतों को हमने उस वीडियो के अंदर रखा था, जिसका लोगों ने कुछ लोगों ने तो उस चीज को समझा, लेकिन ये लल्लन टॉप जैसे चैनलों ने उसका बिल्कुल अतार्किक रूप से उसका एक विश्लेषण किया, जो कि अधिकतर लोग करते भी मानते नहीं है लोग कि हम आज भी रानी के गुलाम हैं। अब इन सारे लिखित सबूतों से अलग एक प्रत्यक्ष सबूत भी था जो हमने उस वीडियो के अंदर रखा था। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर बुराड़ी नाम की एक जगह है। ये बुराड़ी नाम की जगह पर एक कोरोनेशन पार्क है। उस पार्क का क्या इतिहास है? उस पार्क के अंदर 1912 में ये जो रानी थी, इसके दादा किंग जॉर्ज फिफ्थ का राज्याभिषेक हुआ था। वो राज्याभिषेक उसी पार्क में हुआ था, उसी ग्राउंड में हुआ था। वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, अगर दिल्ली में कोई आया है, किसी ने कोरोनेशन पार्क देखा है तो देखा होगा, उसके आसपास बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहां पर उस किंग जॉर्ज फिफ्थ का राज्याभिषेक हुआ था, जिसे अंग्रेजी में कोरोनेशन कहते हैं। राज्याभिषेक को अंग्रेजी में कोरोनेशन कहा जाता है, इसीलिए उस पार्क का नाम आज कोरोनेशन पार्क है। उस पार्क के अंदर एक खंबा लगा हुआ है जिसे ओबेलिस्क कहते हैं। ये ओबेलिस्क और ये खंबा, ये वही खंबा है जो अंग्रेज दुनिया में जहां पर भी वो विजयी हुए, जीते, उन्होंने दुनिया के अंदर अपने वो खंबे लगा रखे हैं। चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो। उन्होंने जहां पर भी वो विजयी हुए, वहां पर उन्होंने वो खंबा लगा रखा ओबेलिस्क, और वो आज भी उस कोरोनेशन पार्क के अंदर वो खंबा लगा हुआ है। उस खंबे के इर्द गिर्द अंग्रेजों की मूर्तियां हैं, जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ की भी मूर्ति है और उन वायसरॉय की मूर्ति है जिन वायसरॉय ने यहाँ पर शासन किया, जो भारत के अंदर वायसरॉय बन के आए थे, उन वायसरॉय की भी मूर्ति है। अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि ये मूर्तियां पुरानी नहीं है, ये मूर्तियां अभी बन रही हैं। इस सरकार में भी बनी है, इससे पिछली सरकार में भी बनी थी, इस सरकार में भी बन रही हैं अभी भी। अगर आप वहां पे जाएं तो साइड में वहीं पर एक कमरा है जिसके अंदर मूर्तियां लगातार बनती रहती हैं। तो ये जो वायसरॉय हैं उनकी मूर्तियां अभी बन के वहां पे लगाई जा रही हैं उस पार्क के अंदर। तो ये पार्क एक प्रत्यक्ष सबूत है कि इंग्लैंड की रानी का या इंग्लैंड के राजा का जो वहां बैठेंगे, उनका भारत के ऊपर सीधा शासन है। लोगों को यह बात समझ आई इस सबूत को जब हमने सामने रखा। तो इस सबूत के उत्तर में भी लल्लन टॉप जैसे चैनल ने या कुछ लोगों ने यह बोल दिया कि ये तो एक इतिहास है, इतिहास संजो रखा है हमने। भाई अगर ये इतिहास होता, ये इतिहास या तो पहले की मूर्तियां होती तो भी हमें उन्हें तोड़ देना था, लेकिन ये मूर्तियां तो अभी वहां पे बन रही हैं, अभी बनाई जा रही हैं ये मूर्तियां। और हमारे यहाँ पर इतिहास संजो के रखने की ये परंपरा नहीं है। हमारे भारत में जब इतिहास संजो के रखाया जाता है तो रावण को जलाया जाता है, रावण का पुतला फूंक दिया जाता है, बनाते हैं फिर उसे जला देते हैं। ऐसे मूर्तियां सजो के नहीं रखते इतिहास को। जिन लोगों ने रावण से भी घिनौने कृत्य किए थे भारत के अंदर, हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पे चढ़ाया, लाखों लोग मर गए। भारत की आज जो स्थिति है हमारी, वो इन अंग्रेजों की वजह से है। उन लोगों की मूर्तियों, लोगों का इतिहास हम सजोएंगे कोरोनेशन पार्क जैसे एक पार्क बना के? जब हम ये बात लोगों के सामने रखते हैं तो अक्सर हमारे सामने एक बात यह आती है कि भारत ब्रिटेन का गुलाम कैसे हो सकता है? भारत तो ब्रिटेन से ज्यादा ताकतवर है, भारत के पास ब्रिटेन से ज्यादा सेना है। ये बात सही है, भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं है, भारत ब्रिटेन की रानी या फिर राजा का गुलाम है। इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। 1947 में हुआ क्या? 1947 में यह हुआ कि 1947 से पहले भारत की यह स्थिति थी कि भारत इंग्लैंड की पार्लियामेंट के नीचे आता था। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वो भारत के लिए भी कानून बनाया करती थी, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के ऊपर इंग्लैंड का राजा था। वो राजा जिसका गुलाम इंग्लैंड देश भी है, आज भी है, उस समय भी इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड के पार्लियामेंट के ऊपर था। 1947 में क्या हुआ? 1947 में उस राजा ने हमें यह अनुमति दे दी कि आप लोग भी अपना एक पार्लियामेंट बना सकते हैं। तो आज इंग्लैंड का पार्लियामेंट और भारत का पार्लियामेंट समकक्ष खड़े हुए हैं, और इनका राजा कौन है? इंग्लैंड का राजा। वो भारत का भी राजा है और इंग्लैंड का भी राजा है, ब्रिटेन का भी राजा है। इस अंतर को आपको समझना होगा। हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं है, हम उस क्वीन एलिजाबेथ के गुलाम थे और उसके आने वाली पीढ़ियों के गुलाम हैं। हम ब्रिटेन देश के गुलाम नहीं है। ब्रिटेन देश भी उस इंग्लैंड की रानी का गुलाम है एक तरीके से। जब भी ये कभी सबूत हम लोगों के सामने रखा करते थे तो लोगों को शक हुआ करता था, लेकिन अब जो ये घटना घटी है, आज के दिन जो सरकार ने ये फरमान जारी किया है कि आज देश के अंदर शोक रखा जाएगा और हमारे तिरंगे को आधा झुका जाएगा, तो अब तो शायद कुछ लोगों को यकीन होने लग गया होगा कि हम जो बात इतने सालों से लोगों के सामने रख रहे थे वो झूठ नहीं थी, वो तथ्यों पर आधारित थी। हमारे देश की इस गुलाम सरकार को इस रानी के मरने का शोक मनाना है तो मनाए, लेकिन हम नहीं मना सकते,
क्योंकि हम अपने देश के क्रांतिकारियों का अपमान नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके मरने की खुशी भी नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार नहीं दिए कि हम किसी के मृत होने पर खुशी मनाएं, लेकिन शोक भी नहीं मनाएंगे। और तिरंगा आधा करने की क्या बात, तिरंगा तो हम ऊंचा करके फहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।